welcome Mr. Girish Makwana. How are you working with McD back in the days? मुझे आज भी याद है कि शायद वो पहला मैकडॉनल्ड्स था कश्मीरी गेट का, तो मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहिए। मैकडॉनल्ड्स आई वर्कड फॉर 6 to 7 months वेयर आई थॉट दैट आई मे हैव अ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, दे डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्री स्कूल। उनको शायद एक किताब समझने के लिए सिर्फ किताब को रटने के अलावा उनको प्रॉपर प्रोसेस मिले प्ले स्कूल इंडस्ट्री में। What kind of challenges with franchise model business? Give me 4 rupees, give me 5 rupees, I'll make you the owner of a franchise school. But you take those bananas and put it into a frame, you make a smoothie, and then the quality is being done, packaging is done. That is called a business. What do you think? What is the largest demography that is entering into this? हमारे नेशन को, हमारे इंडिया को मोदी जी कहते हैं, मतलब हम अपने we want to become more powerful. It is absolutely fine to take the advantage of that. Preschools are charging exorbitant amounts. उस टाइम पे एक इतना बड़ा टैबू था वो 20 रुपए ज्यादा देने के लिए, बिकॉज यू नीड समथिंग डिफरेंट। इनिशियल क्लासेस हैं उनकी फीस ज़्यादा होती है एंड देन इनिशियली आप लोग ऐसा रेकमेंड करते हैं कि धीरे धीरे फीस कम होनी चाहिए। तो अब आप एक्सपेक्टेशन देखिए कितनी फर्क है। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ अ माइक सेशन विद आकाश गुप्ता। मेरे साथ सेकंड एपिसोड में गिरीश मकवाना सर हैं। गिरीश मकवाना सर इज़ आई एम वेरी थैंकफुल, ही इज़ ऑल्सो लाइक अ मेंटर टू मी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स मैंने सर के साथ विजिट करे हैं, बहुत सारे इनसाइट्स ग्रास रूट लेवल्स पे मुझे गिरीश सर से मिले हैं। सो without wasting a lot of time, please welcome Mr. Girish Makwana. Welcome to the show, sir. थैंक यू आकाश गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आकर? अच्छा लग रहा है जी, शानदार लग रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की इस बात है कि आप जिस तरह के कैंडिडेट हैं आकाश गुप्ता जी, आज वो एक नया रोल प्ले कर रहे हैं। नया रोल मीन्स वो नॉलेज जो शायद कुछ 3-4 या कुछ हैंडफुल लोगों के पास होती है, शायद आपके शो के थ्रू वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएगी। क्योंकि प्री स्कूल इंडस्ट्री, जिसे हम प्री प्राइमरी भी कहते हैं, उसकी कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो आमतौर पे पेरेंट्स या फिर जो सुनने वाले होते हैं वो शायद उतना नहीं जान पाते। तो आपने जो ये इनिशिएटिव लिया, आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड अप्रिशिएबल। तो इस बात की बहुत खुशी है। थोड़ी बहुत बटरफ्लाइज थी, बिकॉज हम आपको बहुत प्यार से रेबल स्टार भी बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज हमारे रेबल स्टार कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे। बट आई थिंक इट इज़ फैंटास्टिक द इनिशिएटिव विच यू हैव टेकन। इट इज़ वंडरफुल एंड अमेजिंग, एंड आई होप that in our coming episodes also you will be able to get more variety, and we'll have a wonderful discussion today as well. Thank you so much, sir. Thank you so much for the lovely introduction. Thank you for your gratitude. सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब प्री स्कूल इंडस्ट्री की आपकी जो जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई, और अगर मतलब आप शेयर करना चाहें तो उससे पहले, मतलब मुझे याद है आपने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, हाउ यू स्टार्टेड और हाउ यू वर्किंग विद मैकडी बैक इन द डेज, तो वहाँ से और आज नेशनल हेड फॉर अ प्री स्कूल चेन। सो हाउ हैज़ दिस जर्नी बीन फ्रॉम वर्किंग इन अ मैकडी और कमिंग टू? I think the journey has always been very fun oriented, लेकिन फन के साथ साथ आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे हम लोग थोड़े यंग हुआ करते थे। तो जब आप यंग होते हो तो आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे हैं। खाना बनाने का शौक हुआ करता था, घर पे कुछ खाना बनाते थे, तो ऐसा लगा कि हम खाना बनाने से ज़्यादा बड़े शेफ़ बन जाएंगे। तो मुझे आज भी याद है कि शायद वो पहला मैकडॉनल्ड्स था कश्मीरी गेट का, तो मुझे ऐसा लगा कि इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि शायद यही हमारा करियर है, हम यही काम करने वाले हैं। तो हम इंटरव्यू देने के लिए गए, और हमने अपना पहला जब मैंने अपना पहला बर्गर बनाया तो वो चिकन मैगरिल था जी। फिर पता ही नहीं लगा कि मैकडॉनल्ड्स के अंदर काम करते करते नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। रात को पूरा मैकडॉनल्ड्स क्लीन करना करना होता था, फिर अगले दिन रिपोर्टिंग करते हैं। तो वो एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे आप बहुत कम अवेयर होते हैं कि आपकी इंटरनल इंस्टिंक्ट आपको कहाँ लेके जाने वाली है फ्यूचर में। तब आप पर्सनैलिटी वाइज उतना अपने आप को एनालाइज भी नहीं करते कि आप डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हैं, एनालिटिकल हैं, या ज़्यादा लॉजिकल पर्सनैलिटी हैं, रीजनिंग में बिलीव करते हैं। बट आई थिंक वो पास्ट और आज अप्रोक्सीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि 15-18 साल की जर्नी के बाद आज जहाँ हम हैं प्री स्कूल इंडस्ट्री में, वो बहुत फन ओरिएंटेड रही, और खूब मज़े किए जी।
और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी लिए लाइफ से, और आई थिंक इट इज़ अमेजिंग, आई थिंक। बट थोड़े कोई insights on how मतलब what happened after McD? How did you exit McD? What was next? And then हाँ एक जी, दो अगर आई थिंक मैकडोनल्ड्स आई वर्क फॉर 6 to 7 months। 5 महीने 6 महीने एक यंगस्टर को मेरे ख्याल से ज़्यादा एक ज़ील होती है कि वो कहीं काम कर रहा है। तो सडनली आफ्टर 7 months आई रियलाइज दैट आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट डिसीजन विच हैज़ बीन टेकन। फिर उसके बाद आप एज में ग्रो होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए नहीं बना, बिकॉज वो आपके माइंडसेट से मैच नहीं कर रहा है। फिर देर आई वेंट टू द ट्रेनिंग इंडस्ट्री, बिकॉज सडनली ये रियलाइज हुआ कि मतलब ट्रेनिंग इंडस्ट्री हमारे लिए बनी है। उसकी भी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक उस टाइम पे, बिकॉज आई हैव बीन born and brought up in द जॉइंट फैमिली वेयर एवरीबडी इज इन गवर्नमेंट जॉब, तो सबका माइंडसेट ये होता था कि जितना जल्दी बच्चा जॉब करने लगेगा उतना ज़्यादा बेहतर है। वो क्या जॉब करेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जॉब करने लगे। सो आई वॉज वेरी गुड। I'm saying I was, why? Because it has been long time that the English communication, spoken English, वो frequently अब बहुत कम आती है हमारी जॉब में, बिकॉज जैसे लोग होते हैं वैसे आप बात करते हैं। दैट टाइम आई वॉज वेरी गुड इन स्पोकन इंग्लिश। सो देन सडनली माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी कि यू आर वेरी गुड इन स्पोकन इंग्लिश, व्हाई डोंट यू बिकम एन इंग्लिश ट्रेनर? सो I thought that probably it will be a little difficult for me. Then I went for, I remember it was a franchise. I went for my first interview in formal dress. तो ये भी नहीं पता था कि भाई फॉर्मल ड्रेस कौन सी पहननी है, तो नीले रंग की शर्ट और ग्रे कलर की ट्राउजर पहन ली, तो जो स्कूल ड्रेस की तरह लगती थी। तो पहला इंटरव्यू क्रैक किया स्पोकन इंग्लिश के वजह से, देन आई बिकेम ए ट्रेनर। फिर अगेन वो समय बहुत लंबा, द टाइम went on as an English trainer, then soft skills trainer, and then the certified trainer, and then the international certification for training and all. And when you reached at a point of level where you realize that again it is not going to match to your personality in future, where I thought that I may have a dominating personality, and training is a kind of job in which you have to be little more subtle in your nature. Then finally I realized that मेरी भतीजी, niece, then she took birth, and my elder brother started struggling फॉर टू गेट एडमिशन इन अ गुड प्ले स्कूल। उस टाइम पे ना प्ले स्कूल या प्री प्राइमरी इंडस्ट्री उतनी फ्लरिश नहीं थी, उतनी अवेयरनेस नहीं थी उन जगहों पे। उस तरीके के कॉन्सेप्ट्स, उस तरीके की डिलीवरी, उस तरीके का कनेक्ट क्वालिटी उतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। शायद डेवलप्ड कंट्रीज में थी, लेकिन डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारी है इंडिया, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी, तो इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट। घर में बैठ के नाना नानी चाचा चाची के साथ बच्चे बड़े हो जाते थे। बहुत ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, कंटेंट नहीं होता था, डिलीवरी मैकेनिज्म बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। और पैरेलली शायद फॉर्चुनेटली मेरा इंटरेस्ट भी मेरी एज के हिसाब से ये बता रहा था कि अब शायद ट्रेनिंग इंडस्ट्री या ट्रेनिंग की जो फ्रेटर्निटी है या वो जो ऑरा है वो आपकी पर्सनैलिटी पे मैच नहीं करेगा, बिकॉज यू आर मोर इनटू द लिटिल डोमिनेटिंग कैरेक्टर, मोर इनटू गो फॉर द फायर। तो देन आई थॉट दैट लेट मी switch the training domain, and then I finally entered and decided, दोनों factors ने काम किया। एक the niece when she was a child kid, and then this fire was there, and then finally I got an opportunity. I remember my first interview with Ajay sir. That was also very uh, little more like a film, probably the way, because he's an entirely different kind of personality who analyze people in a different manner, and then landed into the operations, and then landed into the marketing also. I used to do marketing earlier also, but still then landed up into the full-fledged marketing and operation and understanding the financial aspect, how the growth can be done, then finally landed up to this. Is it correct to say that you're a process oriented person? Because जैसे कि आपका वो रहा कि स्टार्टिंग से McD is known for its processes, the way they manage the whole kitchen is the USP, and then again the spoken English, the company that you were working with, they had as per my knowledge they had their own processes कि this is your pose, this is the whole region, and then coming into a preschool industry which is largely, or which was until 2020 or the introduction of NEP, was largely unorganized. कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई चीज़ों के ऊपर नहीं है, पेरेंट्स
को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, दे डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्री स्कूल, दे डोंट नो कि कल्चर किस तरह से होगा। सो वो जो प्रोसेस वाले मतलब जो वर्क प्रोफाइल था जिसको आप स्टार्टिंग से कैरी कर रहे थे, एंड देन कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री which largely does not have any processes as such, so वो जर्नी या उस ट्रांजिशन के बारे में। I think, to be very candid, never being very process oriented person, to be very frank, because I always did my work considering it more fun and passion. That is something which is always being a trigger point for my thought process. हाँ, मैकडॉनल्ड्स ऑलवेज बीइंग वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड, ट्रेनिंग ऑलवेज बीइंग वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड। आपके पास अलग तरीके के टूल्स फॉर्मूलेज होते हैं जब आप ट्रेनिंग प्रोसेस को इवॉल्व करते हो, लेकिन प्रोसेस ने बहुत ज़्यादा कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया था। उस टाइम पे भी नहीं किया था, एज एन इंडिविजुअल कभी नहीं किया। इट इज़ ऑलवेज बीइंग दैट अ टास्क बीइंग गिवन इनटू योर हैंड एंड यू नीड टू एग्जीक्यूट इट बाय एनी हाउ वट एवर मीन्स यू कैन डू इट। So that was the only fun which made us to travel all through this journey. I think आज भी शायद एक छोटा बच्चा कहीं ना कहीं वो लाइव है पर्सनालिटी में, जिसको आप थोड़ा सा सबसाइड कर देते हो। वाई? बिकॉज यू हैव गेन्ड अ काइंड ऑफ पोजिशन प्रोफेशनली। तो आप हर जगह वो छोटे बच्चे की इंस्टिंक्ट को नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी वही एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जो शायद आज तक काम में उस इंटरेस्ट लेवल को मेंटेन कर रहा है। तो आई थिंक इट वाज नॉट ऑलवेज बीइंग फॉर मी प्रोसेस ओरिएंटेड, इट इज ऑलवेज बीइंग फन एंड एग्जीक्यूशन to and anything which comes into your mind, it has to be executed. So that is something which always drives me as far as this is concerned. Yes, as far as play school industry is concerned, obviously there was no process earlier. शायद इसीलिए इतना समय लगा, जो आपने ईयर मेंशन किया, कि वो अवेयरनेस आई प्री स्कूल इंडस्ट्री में, और पेरेंट्स ने ये समझना शुरू किया कि शायद अब घर में या घर के खिलौनों से एक बच्चे की वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती जो कि हम विजन लेके चलते हैं फैमिली में। क्योंकि आप कभी भी देखेंगे तो गवर्नमेंट भी पैरेलली उस विजन को लेके चल रही है। आज तक हम ये सोचते थे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, जैसे हमारे टाइम पे हम शायद पलंग के नीचे या फिर कुर्सी के नीचे टेबल की किताब लेके 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 ऐसे रटा करते थे। शाम को भाई आते थे, वो पूछते थे कहाँ है, तो हम पलंग के नीचे होते थे, बिकॉज उस दिन हमने वो टेबल याद नहीं किया होता था। तो वो हमें दूर से देखते थे, हाथ में एक छोटी डंडी होती तो बाहर निकालते थे, बाहर निकलो। तो हम निकलते नहीं थे। फिर कभी टांग और हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाला जाता था। फिर 15 मिनट तक वो ये पूछा करते थे कि बताओ आज कितने टेबल याद किए हैं। तो उस टाइम भी टेबल याद करने की प्रोसेस उतनी ही स्ट्रांग थी, जो कि कुछ हद तक कुछ टाइम फ्रेम तक, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, इट केप्ट ऑन देयर ओनली इन इंडियन सिस्टम। Then suddenly our government and then the awareness program, lot of knowledge started coming into India, and we realized that this is how the children of India will not going to have the kind of education we think and the kind of development we have a dream in our eyes as parents and probably India as a nation, कि हमारे बच्चे शायद ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड हो। उनको शायद एक किताब समझने के लिए सिर्फ किताब को रटने के अलावा उनको प्रॉपर प्रोसेस मिले प्ले स्कूल इंडस्ट्री में, उनको वो टीएलएम्स मिलें, उनको वो इक्विपमेंट्स मिले, वो टूल्स मिलें, उनको वो करिकुलम मिले जो प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद बनाए, ना ही सिर्फ बस रट्टाफिकेशन ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब प्रोसेस की वैल्यू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली प्री स्कूल के अंदर, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेरिजन टू पास्ट, विच वॉज नॉट देयर। शायद इसी वजह से हमने थोड़ा ज़्यादा समय लिया इसको रियलाइज़ करने के लिए, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई थिंक वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। अब ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइज वे में चलती है चीज़ें। सर एक और चीज़ मैंने नोट करी आपके बताइए। पास्ट एक्सपीरियंसेस से, मतलब सॉरी मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें क्योंकि उधर लगती हैं। आपका स्टार्टिंग से एक और कॉमन फैक्टर है दैट यू हैव वर्कड अ लॉट विद फ्रैंचाइज मॉडल बिजनेस। यस। सो व्हाट काइंड ऑफ challenges does a franchise business or a franchise network of play schools face uh, in a society like India? आर यू टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टिंगली व्हाट डू दे फेस, और दे यूज्ड टू फेस अर्लियर? दोनों का थोड़ा थोड़ा सा, कि आई डोंट थिंक कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंज होगा, मतलब पहले क्या होता था, अब किस तरह से वो चीज़ें बेटर हुई हैं, या क्या
नए चैलेंजेस हैं, नए कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं, जो पर्टिकुलरली एक फ्रैंचाइज़ मॉडल स्कूल को फेस करने पड़ते हैं? देखिए, सबसे पहले जब आप फ्रेंचाइज़ मॉडल स्कूल के बारे में बात करते हैं और स्पेशली आप फ्रेंचाइज़ मॉडल प्री प्राइमरी स्कूल के बारे में बात करते हैं, तो आपको एज़ अ फ्रेंचाइज़ी ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक ऐसे बिज़नेस में एंटर कर रहे हैं जिसके कुछ थंब रूल हैं। आपने जॉब की, आपके पास पैसे हैं, आपके बैंक पे पैसे हैं, आपको लगा कि मेरे पास कुछ लाख रुपए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कितने लाख रुपए आप उस पे खर्च करने वाले हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि चलो प्री स्कूल या फिर प्री प्राइमरी की फ्रेंचाइज़ में एंटर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक फॉर्मल स्कूल के कंपैरिज़न में जब प्री स्कूल की फ्रेंचाइज़ी में एंटर करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट उसके कंपैरिज़न में बहुत कम होती है और आप उतने पैसे सेव कर चुके होते हैं। तो पहला फ्लॉ जो इस मॉडल में आता है वो ये है कि आप सडनली ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट इतनी है फॉर्मल कंपैरिजन में, बिकॉज़ आप एजुकेशन इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। तो मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में ये बात बोल रहा हूँ। तो आपको यहाँ भी ये फ़ील आती है कि आप एजुकेशन इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, आप टेक्निकली एंटर कर रहे हो उसके अंदर, एजुकेशन के अंदर। तो आप ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, पैसा लगा देते हैं और हम इसमें एंटर कर जाएँगे। तो आपका पहला माइंडसेट गलत है कि आप जो है वो थोड़े से पैसे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारे पैसे देने होते हैं, लेकिन आप कुछ पैसे देके एक अच्छे फ्रेंचाइज़ मॉडल में एंटर कर रहे हो। बिकॉज़ आम तौर पे धीरे-धीरे इर्रिस्पेक्टिव नाम ना लेते हुए अगर बोले, बहुत कैंडिड डिस्कशन है आपके साथ, हमेशा कैंडिड डिस्कशन ही होता है हमारा, यूजुअली जब हम मिलते हैं। तो बहुत से ऐसे नाम हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, नॉट टू नेम एनीबॉडी, जो कहते हैं कि आप give me 4 rupees, give me 5 rupees, I'll make you the owner of a franchise school, then I'll make you the owner of a play school, I have books, I'll give you the books, then I have a system, I'll give you the training. तो वो जो मनी फैक्टर है 4 रुपीज़ वाला, जिसकी वजह से आप फ्रेंचाइज़ मॉडल में एंटर कर रहे हो, तो वो एक पहला फ्लॉ है इस फ्रेंचाइज़ मॉडल के अंदर। फिर वो चैलेंज बाद में समझ में आता है, क्योंकि आप उस मनी के बेसिस पे एक स्कूल कंस्ट्रक्ट करते हो, जो कि टेक्निकली जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वो उस लेवल का नहीं है जिस तरीके की क्वालिटी एजुकेशन आप स्कूल में देना चाहते हो। तो पहला फ्लॉ फ्रेंचाइज मॉडल में वहाँ पे आता है। दूसरा, अगर हम और फ्लॉ की बात करें कि फ्रेंचाइज मॉडल में दूसरा फ्लॉ जो आमतौर पे लोग गलतियाँ करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ठीक है, स्कूल ओपन हो गया, कंस्ट्रक्ट कर दो, 4 दीवार है, 3 दीवारें हैं, पेंट कर लो, पेंट बुलाओ, फिर उसके बाद उसको खत्म कर लिया। फिर आप सोचते हैं नॉर्मल सी बात है, कहीं से भी कोई बुक्स लेंगे और उसके बाद हम उसे, ऐसा नहीं है। आप एक ऐसे एज ग्रुप के साथ डील कर रहे हो जिसको एक वेल रिसर्च करिकुलम की ज़रूरत है। रैंडम किसी भी करिकुलम की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, वो करिकुलम कितना टेस्टेड है। क्या उस टाइम पे जब वो करिकुलम लॉन्च हुआ था, जिसने लॉन्च किया उसने भी उसमें चेंजेस किए होंगे। तो उसने कितने लॉन्च करने के बाद उस इंडस्ट्री को कितना समझा, उसके पीछे कितने एजुकेशनिस्ट इन्वॉल्व थे, उसके अंदर कितनी रिसर्च की गई है उस करिकुलम को डेवलप करने के लिए, वो कितनी ध्यान से समझी गई है। उस चाइल्ड की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उसको कितना रिसर्च किया गया है। तो आप दूसरी एक गलती करते हो कि फ्रेंचाइज मॉडल का मतलब है कि वो 4 रुपीज़, स्टेप नंबर 1। दूसरा, कुछ भी आप पढ़ाना चाहते हो। तीसरा, इसमें पढ़ाने के साथ-साथ बुक्स का रोल नहीं है। आमतौर पे जब प्ले स्कूल होता है तो आम उसके साथ एक वर्ड कनेक्ट होता है, खेलने की जगह। ये एक तीसरी गलती है और ये बड़ी गलती में काउंट की जानी चाहिए जब आप फ्रेंचाइज़ मॉडल की बात करें। तो खेलना है ना, हाँ, खेलना है, लेकिन खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप खिलौने की दुकान से लाके एक स्कूल के अंदर खिलौने लगाएँगे और आप टॉयज़ लगाएँगे तो उसको खेलने की जगह कही जाएगी। ये एक दूसरा गलती की जाती है। अब इससे गलती क्या होती है, जब आप ये तीनों गलतियाँ करते हैं और फ्रेंचाइज़ रन करते हैं, तो आपको शुरू में 3 महीने, 4 महीने में इसकी रियलाइज़ेशन नहीं होती। आपको 6 महीने में रियलाइज़ेशन नहीं होती। जब आपका एक पहला बैच निकल जाता है और वो बैच जब बाहर जाता है और वो अपने आप को कंपेयर करता है किसी अच्छे स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के स्कूल से, तो फिर वो बैकफायर होता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स आज की डेट में इन्फॉर्मेशन ब्लास्ट में है, पैंडेमिक के बाद उनको पता है कि किस चीज़ से काम होता है। तो आप वो 6 महीने के बैच या 7 महीने के बैच को तो निकाल लेते हैं, लेकिन फिर वो बैकफायर होता है, फिर आपका वर्ड ऑफ माउथ खराब हो जाता है। सो ऐसा क्यों होता है, या ऐसा क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से जो पीछे सपोर्ट कंपनीज होती हैं, जैसे आपने कहा कि वी वोंट टेक नेम्स, बट यस। तो ऐसा क्या एलिमेंट है फ्रैंचाइज नेटवर्क के अंदर दैट दीज फ्रैंचाइजर्स
फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो उस तरह से चीज़ें सप्लाई नहीं कर पाते, या वो उस तरह से क्वालिटी सप्लाई नहीं कर पाते, या वो कोई माइंडसेट बैरियर है जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहे और जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे? तो ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से franchises are not able to provide that kind of quality or that kind of support that every school needs? Great. I think franchisors are not able to provide that kind of support. मैं सबसे पहले थोड़ा सा और कैंडिड और ब्लंट होके, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट बीन मोर नंबर ऑफ इयर्स एज यू सेड इनटू दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, पहले तो आप उन्हें फ्रेंचाइजर मत बोलिए, बिकॉज आप जब अपने आप को फ्रेंचाइजर कहते हैं तो आपको उसे जस्टिफाई करना है। एक फ्रेंचाइजर ऐसा है जो फ्रेंचाइजर बनना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ फ्रेंचाइजर बनना चाहता है, और एक दूसरा फ्रेंचाइजर है जिसके पास विजन है। विजन का मतलब ये है कि वो सीरियसली शायद कुछ डेवलप करना चाहता है इंपॉर्टेंट। तो आप एक फ्रेंचाइजर बने हो इस वजह से कि आप यू वांट टू टेक सम मनी एंड देन यू वांट टू डू सम एडजस्टमेंट एंड देन प्रोवाइड मटेरियल एंड देन योर वर्क इज बीइंग डन बिकॉज यू हैव गॉट दैट इनिशियल मनी इनटू योर पॉकेट। तो अगली बार कैंडिडेट बोलेगा एक ट्रेनिंग के लिए, तो मैं किसी एक ट्रेनिंग को भेज दूंगा। फिर अगली बार बोलेगा किसी टीएलएम के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो बोलेगा कि शायद मैं बगल की खिलौने की दुकान। देयर विजन इज वेरी Limited. लिमिटेड विजन एक्चुअली। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो नेशन के लिए क्या कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन कितनी रन करनी है। मैंने ऐसे फ्रेंचाइजर भी देखे हैं जिन लोगों ने ब्रांड लॉन्च किया। पहली बात तो ब्रांड नहीं कहूंगा, बिकॉज ब्रांड करूंगा तो फिर हम टेक्निकलिटीज में चले जाएंगे मैनेजमेंट की, कितनी अच्छी प्रॉपर ब्रांड की डेफिनेशन क्या है। वो एक बिजनेस खोल रहे हैं। अब बिजनेस तो बिजनेस है, मतलब आप एक वेंडर हो, आप यू सेल बनाना, इट्स ऑल्सो अ बिजनेस। बट you take those bananas and put it into a frame, you make a smoothie, and then the quality is being done, packaging is done, that is called a business when you do it in organized manner। तो ये हम कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली इसको बिजनेस समझ के एंटर करते हैं, और उसके वजह से ये फ्रेंचाइजर उसी माइंडसेट में रहते हैं। और वो जो एडजस्टमेंट वाले सॉल्यूशंस दिए जाते हैं जिनकी कोई रिसर्च नहीं है, सिर्फ वो मनी मेकिंग का पॉइंट है, बस वहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रेंचाइजर ना तो पूरे फ्रेंचाइजर हो पाते हैं, ना ही वो बिजनेस लॉन्च, मतलब वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस या ब्रांड लॉन्च नहीं होता। वो सिर्फ शायद इनिशियल स्टेज पे 2 साल या 3 साल का एक विजन है, 4 साल का, फिर सडनली जब रियलाइज होता है तो ना तो फ्रेंचाइजर अपने पैसे कमा चुका होता है, टू नॉट टू नेम पीपल, और वो खुश है क्योंकि उसके पास लाखों रुपए आए हैं, फिर वो 3 साल बाद उसे बंद कर देगा या वो उसे किसी को सेल करना चाहता है, फिर वो दूसरा कोई बिजनेस खोलना चाहेगा। फ्रेंचाइजी जो खुल चुकी हैं वो या तो किसी दूसरे ब्रांड में स्विच करना चाहते हैं, एंड या फिर हम उनको उनकी ज़िंदगी पे छोड़ चुके होते हैं। और मतलब यू हैव टू हैव अ प्रॉपर विजन, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। यू वांट टू बिकम अ प्रॉपर बिजनेसमैन, then your vision has to become like that only. Don't do adjustments as far as running a play school is concerned. It's a very nice input, sir. सर, इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी हम बात करते हैं फ्रैंचाइजी, फ्रैंचाइजर्स और फ्रैंचाइजी नेटवर्क की। एक बार बात करते हैं कि किस तरह की मतलब आप बहुत सारे डायरेक्टर्स को जानते हैं, बहुत सारे स्कूल ओनर्स को जानते हैं, और आप बहुत क्लोजली बहुत सारे स्कूल ओनर्स के साथ वर्क कर रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग, या आपका जो मार्केट की एक ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, what do you think, what is the largest demography that is entering into this venture, जहाँ पे मतलब क्या लोगों की मोटिवेशन है टू एंटर इनटू अ प्री स्कूल इंडस्ट्री, या किस सबसे ज़्यादा मोटिवेशन या सबसे ज़्यादा ऐसा रीज़न पे लोगों का इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, व्हाट इज़ योर कमेंट्स ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का एंड टू बिकम द ओनर ऑफ अ स्कूल is that they have realized the potential of this segment actually। जैसे कि मैंने आपको बोला, जब आप पहले जाएंगे तो इस सेगमेंट का पोटेंशियल रियलाइज नहीं हुआ। अब इस पोटेंशियल को दोनों साइडेड से देखिए। जैसे आप लोग डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं, और मेरे से बेहतर आप जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट जो है। पहले क्या हुआ करता था कि सप्लाई तो थी, लेकिन उतनी ऑर्गेनाइज डिमांड नहीं थी। बोलो बच्चा घर में बैठे प्ले स्कूल भेज दो। जिस जिस तरीके से इसकी अवेयरनेस शुरू हुई कि प्ले स्कूल इंडस्ट्री या प्री प्राइमरी इंडस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक बच्चे के
इनिशियल ईयर्स में उसको उस तरीके से डेवलप करती है कि वो फॉर्मल के लिए भी रेडी हो जाता है। अब जब मैं फॉर्मल के लिए रेडी कह रहा हूँ तो आप उसे बहुत कोर कंटेंट वाइज़ मत समझिएगा। वो फॉर्मल के लिए रेडी कैसे होता है? क्योंकि एक बच्चा है बहुत छोटा, उसकी मोटर स्किल डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की डेवलपमेंट अगर वो नहीं तैयार हुआ है तो आम तौर पे पहले के बच्चे जब फॉर्मल स्कूल में जाते थे तो वो उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रगल करा करते थे। जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ तो जो डिमांड है लोगों की वो बढ़नी शुरू हो गई। वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो एक प्रॉपर डेवलपमेंट के फेज से जाएं इस इनिशियल ईयर्स में, ताकि वो रेडी हो जाएं लाइफ के लिए। तो जब ये डिमांड आनी शुरू हुई और कुछ प्ले स्कूल्स ब्रांड ने जब उसको केटर करना शुरू किया तो ये अवेयरनेस और बढ़ गई। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ टाइम में इंटरनेट ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करी। अब्रॉड से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट हुई इंडिया में। तो लोगों को ये समझ में आया कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। कंडीशनल कि आप एक अच्छी सर्विसेज और एक अच्छे प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट के थ्रू इसके थ्रू डिलीवर करें, देन पीपल आर रेडी टू गेट to take their children and will come to you, and then they would love that their child should go through that kind of development as far as the holistic development of a child is concerned. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, लोगों को अवेयरनेस है इस सेगमेंट के बारे में, और वो अपने बच्चों को उस डेवलपमेंट फेज के थ्रू ले जाना चाहते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा फ्रेंचाइजीज जो है इसकी बनने लगी हैं, और बननी भी चाहिए, क्योंकि हमारे नेशन को, हमारे इंडिया को, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट है। आज मोदी जी कहते हैं, मतलब हम अपने वी वांट टू बिकम मोर पावरफुल, वी वांट टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड आल्सो इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट आल्सो। वो जो इनिशियल एज है उस पे उतना ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोग भविष्य में उतनी स्ट्रांग हो पाएँ। सर, बहुत सारे पेरेंट्स का या बहुत सारे लोगों का ये एक थॉट प्रोसेस है दैट प्री स्कूल इज फॉर पेरेंट्स हु आर वर्किंग, कि अगर दोनों पेरेंट्स आर गोइंग टू एन ऑफिस, आर इन्वॉल्व इन अ जॉब, तो उन पेरेंट्स के लिए प्री स्कूल है। ऐसा अभी भी बहुत एक थॉट प्रोसेस है। मुझे ऐसा तो लगता है कि, सॉरी आपके सवाल को बीच में, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कौन ये कहता है कि अगर 2 पेरेंट्स जो वर्किंग हैं, ड्यूअल इनकम है, या वो दोनों लोग काम करना चाहते हैं, तो उनका बच्चा जो है वो प्ले स्कूल में जाना है, इसको टैबू समझो, नहीं भेजना चाहिए। आप पहले प्ले स्कूल को इस नज़रिए से देखना चाहते हैं तो शायद मैं ये आंसर देना चाहूँगा, हाँ, ठीक है ना, आप प्ले स्कूल बोल रहे हैं, आप उसको प्री प्राइमरी भी बोलते हैं। जब आप उसे प्री प्राइमरी बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है। जब आप प्ले स्कूल बोलते हैं तो कुछ हैंडफुल ऑफ लोगों को ऐसा लगता है प्ले स्कूल। जब आप उन्हीं हैंडफुल ऑफ लोगों को प्री प्राइमरी कहना शुरू कर देंगे, तो उनको अच्छा लगने लगेगा। बिकॉज़ कहते हैं ना, जैसा आप बोलते हो वैसे ही उसका मीनिंग होता है। मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए अगर मैंने आपको बोला थैंक यू वेरी मच फॉर द कप ऑफ कॉफ़ी, तो आपको अच्छा लगेगा। अब मैं थोड़ा-सा टोन चेंज करके बोलूँ थैंक यू फॉर द कप ऑफ कॉफ़ी, अच्छी नहीं, तो आप लोगों यार कॉफ़ी पिलाई लेकिन फिर भी अच्छी नहीं लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सोचना नहीं चाहिए। एक तरफ आप ये चाहते हो कि आप ग्रो करो फाइनेंशियली, दूसरी तरफ आप ये चाहते हो कि पुराने, ऐसा नहीं कहते, जो बड़े लोग हैं उस टाइम पे सोचते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ मेल ही अर्न करेगा और जो फीमेल है वो अर्न नहीं करेगी। तो आप दोनों में से एक चीज़ का सेक्रीफाइस देने के लिए डिसाइड कर लो। मतलब बहुत प्रैक्टिकल आंसर है, आप ग्रो कर रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और प्ले स्कूल इंडस्ट्री अब ऑर्गेनाइज हो गई है। जब वो ऑर्गेनाइज हो गई है, आपको फैसिलिटी दे रही है, तो आप उसको वहाँ भेज सकते हो। और अगर आप वहाँ भेज सकते हो और वो सिस्टम इंडिया में जब मौजूद है, कुछ हैंडफुल ऑफ ब्रांड्स के थ्रू मौजूद है, तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। आप ही के बच्चे का डेवलपमेंट होने वाला है। क्या आप ये चाहते हैं कि एक तरफ आप वो जॉब छोड़ना चाहते हैं? आप चाहते हैं तो एब्सोल्युटली फाइन, देन यू डोंट टेक माय सेंटेंस। आप वो सेंटेंस ही मत लीजिए। वो आपके आपका डिसीजन है। आप ये भी चाहते हैं कि नहीं, मेरे को दोनों को जॉब भी करनी है, लेकिन मेरा बच्चा घर पे रहेगा। तो फिर घर पे वो डेवलपमेंट नहीं होगी ना। वो पहले का ज़माना हुआ करता था कि घर पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है। वो ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल नहीं है प्ले स्कूल्स का। लेकिन अब है तो लेना चाहिए, तो इसको टैबू भी नहीं समझना चाहिए। तो या तो फिर हम गुड़गाँव में काम करने वाले जितने भी ड्यूल इनकम मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, या फिर ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, उनकी एचआर पॉलिसीज़, या फिर उनके उनकी कही हुई बात, अगर हम फीमेल के बारे में ये सोचते हैं कि वो ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, इंडिपेंडेंट हो जाएँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी थ्योरी इंडिया से डिलीट करनी पड़ेगी, और वो डिलीट होने नहीं वाली है।
अगर वो डिलीट नहीं होने वाली है तो फिर ये टैबू है। और दूसरा, जब है तो उसको अवेल करिए, और मेरे ख्याल से एक अच्छी डेवलपमेंट दीजिए बच्चों को। वो, मैं बहुत एकेडमिशियन तो नहीं हूँ जी, लेकिन फिर भी ऐसे बोलूँगा, शायद आप घर पे क्या कहते हैं उसे, वो भी दिन बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन आप थोड़ा ऑर्गेनाइज, शायद आप घर पे एप्पल बताने का तरीका बताते हैं, तो लेकिन एक अच्छा प्ले स्कूल आपको वही एप्पल कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में, या कुछ एक दिन में कुछ अलग-अलग तरीके से डिलीवर कर सकता है। और जब आप दोनों लोग कमा रहे हैं, वापस आते हैं, तो आप उसमें एक सडन डेवलपमेंट देखते हैं। वही बच्चा मान लीजिए घर पे रहता है, तो जब उसकी मोटर स्किल डेवलपमेंट होती है, तो उसके पास इतने इक्विपमेंट्स ही नहीं है। लेकिन आज आप उसको किसी एक्सरसाइज में डालिए 1 हफ्ते की, तो उसकी मोटर स्किल डेवलपमेंट हो गई है। आप जॉब करके वापस आ रहे हैं, यू कम डाउन बैक टू योर होम ऑन संडे एंड यू सी एन अमेजिंग डेवलपमेंट इन द मोटर स्किल, यू फील गुड दैट आई एम अर्निंग, one hand I'm getting money, and there is a brand who is taking care of my child and doing this development in terms of motor skill। तो बुरा कहाँ है? तो इसको टैबू अब नहीं समझना चाहिए। पहले समझा करता था तो बहुत अच्छा है। जैसे हमारी शादी हुई थी जी, ये भी किस्सा इंटरेस्टिंग है। हमसे पूछा गया कि आप किससे शादी करेंगे? तो हमने बोला हम तो वर्किंग से शादी करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो जॉइंट फैमिली, वो भी गवर्नमेंट जॉइंट फैमिली, तो उन्होंने बोला कि ये तो मिलेगी ही नहीं। तो हमने सोचा कि अब ये तो नहीं पता जी, मिलेगी नहीं मिलेगी। आप सोच के देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो अभी था, और मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। मैंने उस टाइम पे ये सोच डेवलप कर दी थी कि मैं वर्किंग कैंडिडेट के साथ ही शादी करने वाला हूँ। तो उस टाइम पे एक इतना बड़ा टैबू था। तो पहला जवाब क्या मिला? इसकी शादी नहीं हुई। अब हम थोड़े से जिद्दी किस्म के आदमी थे, तो हमने सोचा कि आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज आई वोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। आई विल नेवर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। व्हाई? बिकॉज आई वांट टू हैव अ क्वालिटी लाइफ प्रोबेबली। आई वांट टू थिंक। कई साल लगे, कोई नहीं मिला। अलग अलग तरीके के कैंडिडेट मिले। कहीं फिर कई सालों बाद एक कैंडिडेट मिला, तो हमने उनको एक एक लाइन बोली पहली बार मिलने के बाद। हमने बोला जी, हम मतलब हमें मोहतरमा अच्छी लगी, आई फाउंड दैट गर्ल वेरी सेंसिबल। लेकिन हमें पता था कि अब इतने तो मिलेंगे नहीं, तो इसको कन्विंस कर लो। मार्केटिंग वाले हैं तो एक मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, ऑनेस्ट मार्केटिंग। तो मैंने बोला मैडम हाँ करना चाहिए आपको शादी करने के लिए, बिकॉज हमारे जैसे लोग सिर्फ 5% है सोसाइटी में। उस 5 में से, परसेंटेज में से एक कैंडिडेट आपके सामने खड़ा है। तो आप सोच लो, आपको वो 5% में फॉल करना है, या फिर वो रिमेनिंग के साथ फॉल करना है। क्या वो ये जो पंच लाइन है इसी की वजह से आपको लग रहा है वो शादी मतलब मोहतरमा ने हाँ बोला या? नहीं, उसमें भी टाइम लगा जी, 2 साल और रह गए हम। उन्होंने ना कर दिया। फिर हमने भी, ठीक है, पीछा, कहते हैं दैट वी डिडंट गिव अप, एंड देन फाइनली आई थिंक हैप्पीली मैरिड टू somebody who is working, and it gives you the stability in your life, and I think it's absolutely fine। वेरी नाइस। सर, पेरेंट्स की एक और बहुत आज की डेट में प्री स्कूल की जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, तो पेरेंट्स का ऐसा भी मानना है दैट प्री स्कूल्स आर चार्जिंग एब्जॉर्बियंट अमाउंट्स एज कंपेयर्ड टू अ फॉर्मल स्कूल्स। सो ऐसी क्या चीज़ उस फाउंडेशनल लेवल पे एक प्री स्कूल बच्चे के ऊपर वर्क कर जब उसकी डेवलपमेंट के ऊपर वर्क कर रहा होता है, तो ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से प्री स्कूल्स ये अमाउंट चार्ज करते हैं, या ये चार्ज जो मतलब जो अमाउंट्स या ये जो प्री स्कूल्स इस तरह की फीस ले रहे हैं, क्या इसको जस्टिफाई करना सही होगा या इसको जस्टिफाई करना एक गलत डिसीजन होगा? अ, मुझे ऐसा लगता है कि इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर एजुकेट करना चाहिए। बिकॉज जब हम जस्टिफिकेशन देंगे, तो आमतौर पे क्या होगा कि फिर पैटर्न बदल जाएगा हमारी बात का, या हम जो बात कहना चाहते हैं इसके लिए। हमें ऐसा लगता है कि इसको एजुकेट करना चाहिए लोगों को इसके बारे में, कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसके 2 तरीके हैं समझने के। एक तो है टेक्निकल तरीका, वो मैं सेकंड बताने की कोशिश करूँगा। पहला तरीका जो है वो थोड़ा-सा रीज़नेबल या लॉजिकल है। हम आमतौर पे ना ऐसे रियलाइज़ नहीं होते, द गॉड हैज़ क्रिएटेड अस लाइक दैट ओनली। इसको पहले कॉमन से एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं, फिर टेक्निकल पे जाएँगे। मैं फिर बताऊँगा कि हम बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहते। अगर मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं गलत हूँ। मैं सच में उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहूँगा, एजुकेट ज़रूर करना चाहूँगा। आप मार्केट में रैंडमली कार सेल्फ मारते हैं, और आप मार्केट में कुछ खाने के लिए जाना चाहते हैं। सडनली आपको ये रियलाइज़ होता है कि भई मुझे यहाँ नहीं खाना,
बिकॉज़ यहाँ पे जो खाना है वो शायद हाइजीनिक नहीं है, तो आप उसको छोड़ देते हैं। आप उसी पर्टिकुलर चीज़ को जब खाना चाहते हैं, तो आप किसी हाइजीनिक प्लेस पे खाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर आप उसके 20 या 30 रुपीज़ ज़्यादा देना चाहते हैं। क्यों? लॉजिक बड़ा सिंपल है। वहाँ पे आपको लगता है कि क्लीन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली। एडल्ट्रेशन कम होगी, जो वर्कर हैं उन्होंने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करे होंगे, बट टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपने खुद ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि मैं ये वाली चीज़ मेरे लिए बेटर नहीं है, मेरे लिए वो वाली चीज़ बेटर है। मैं उस वाली चीज़ के ऊपर शायद 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए स्पेंड करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने पहले बोला कि मैं पहले लॉजिकल माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, कि जब आप एक अच्छी चीज़ लेना चाहते हो, तो आप उसके ऊपर 20 रुपए स्पेंड करते हो। आप टी-शर्ट लीजिए, लेना चाहते हो, टी-शर्ट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी ऐसी चीज़ पे जिस पे आप अच्छी चीज़ पे स्पेंड करते हो, तो आप थोड़े पैसे ज़्यादा फेच करते हो अपनी पॉकेट से। ये एक लॉजिकल रीज़न है। जब भी आपने जब बोला कि जस्टिफिकेशन करना है या नहीं करना, तो मैंने बोला एजुकेट करना है। तो एजुकेट करने का पहला स्टेप ये है कि आप रियलाइज़ करो कि आप ये कर क्यों रहे हो, वो 20 रुपए ज़्यादा देने के लिए, बिकॉज़ यू नीड समथिंग डिफरेंट। और ये बहुत कॉमन है, आपका हक है। अगर आपका हक है तो आपके बच्चों का भी हक है ये, कि उनको भी आप देना चाहते हो। तो आप पहला डिसीजन ये लोगे कि अगर मेरे लिए अप्लाई होता है तो मेरे बच्चे के लिए 10% ज़्यादा एप्लीकेबल होने वाला है। एक। दूसरा, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप अपने आप कॉन्शियसली कभी कंपेयर मत करो अपने बच्चे की डेवलपमेंट या फिर किसी और बच्चे की डेवलपमेंट। आपने कभी देखा होगा, आपने आपने आमतौर पे देखा होगा कि कोई गेट टुगेदर होता है या आप किसी के घर जाते हैं चाय पीने के लिए, तो वहाँ पर एक बच्चा है, तो सडनली वो बोलने लगता है कि ये बच्चा ये भी करता है, ये भी करता है। आप उसके सामने अपने बच्चे की तारीफ करते हो, लेकिन गाड़ी में बैठ के एज अ फादर और अ डैड आप अपनी वाइफ से बोलोगे या वाइफ हस्बैंड से ज्यादा बोलेगी, मैंने बोला था ना, देख रहे हो कौन से स्कूल में है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे डिसीजंस लो, लेकिन वो कहती है, तो आप कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट है। तो क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए बेहतर चीजें लेना चाहते हो। अब दूसरा, स्कूल ये कर क्यों रहे हैं? देखिए, समझिए अगर वो ये नहीं करेंगे, तो उनको उसको करने के लिए आपको एक वैल्यू प्रपोज़िशन देनी है। अगर वो बेसिक मैथ्स है ना ये तो, अगर कहीं मैथ्स गलत हो तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सब लोग ये समझेंगे, इसीलिए मैंने रेस्टोरेंट वाला पहला एग्ज़ाम्पल दिया। अगर आपको रेस्टोरेंट पे 20 रुपए नहीं खर्च करने थे, तो आप छोड़ते और आप अपने पुराने डिसीज़न पे आए थे। आपका कॉन्शियस डिसीज़न है, किसी ने फ़ोर्स नहीं किया उस डिसीज़न के ऊपर, लेकिन वो ठीक डिसीज़न था। यहाँ पर भी यही है। वो आपको एक इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, उनके पास वो प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास वो कंटेंट है, उनके पास वो करिकुलम है, फिर उस करिकुलम को पढ़ाने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टेस्टेड प्रोसेस है, जो उनके टीचर्स के साथ कनेक्टेड है। उन लोगों ने उस तरीके की रिसर्च करी है, उस तरीके की वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। वो ये जानते हैं कि प्री प्राइमरी इंडस्ट्री में साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होते हैं। उस न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने अपने सारे कंटेंट प्रोडक्ट, जैसे मैं बोल रहा था, उनको उससे कनेक्ट किया हुआ है। एक पर्टिकुलर चैप्टर को समझाने के लिए वो अलग-अलग तरीके के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। तो जब वो इतनी सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आपको सर्विस देने के लिए तैयार है आपके बच्चों के लिए, तो उसकी वैल्यू उससे कनेक्टेड है। आपका कॉन्शियस डिसीजन है कि आप उस पे कितना स्पेंड करना चाहते हैं। कितना स्पेंड करना चाहते हो। और अगर आप नहीं स्पेंड करना चाहते हैं, तो फिर आप अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछिएगा कि आप उस वाले रेस्टोरेंट में जाके आपने 30 रुपीज़ ज़्यादा स्पेंड क्यों किए? तो आप वो वाला डिसीजन रिवर्स करके वहीं चले जाओ। इसी तरीके से आप बाकी सारे डिसीजंस भी लेते हो। कहीं पर भी अगर कोई वैल्यू प्रपोज़िशन होगी, तो आप उसकी कोई अमाउंट, कॉस्ट, बेशक ₹1, ₹2 या ₹3 जो होगी, वो आप उसे ज़रूर पे करते हो, क्योंकि उसने मेहनत करी है उस पर्टिकुलर वैल्यू प्रपोज़िशन को देने के लिए, और अल्टीमेटली वो आपके पास ही आने वाली है, जिससे आप एडवांटेजेस लोगे। अब एडवांटेजेस के अलग-अलग नाम हैं जी। क्या? आपके बच्चे में ग्रोथ। एडवांटेजेस के नाम है आपके बच्चे की डेवलपमेंट, आपके बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, आपके बच्चे की एकेडमिक डेवलपमेंट एज़ कंपैरिज़न टू एनी अदर चाइल्ड प्रोबेबली, आपके बच्चे की वो होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसके बारे में मैंने आपसे बोला, तो वो आप देखते हो फिर उसके पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस नहीं करना है, एजुकेट करना चाहिए, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एजुकेट करना। मेरे को रिसेंटली एक और चीज़ पता चली, आपके स्कूल्स, काफ़ी सारे आपके स्कूल्स जो हैं वो मार्केट ट्रेंड से बहुत ऑपोजिट चलते हैं। यूजुअली मार्केट के अंदर जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते हैं, मतलब यू गो फ्रॉम क्लास 1 to 2 देन 3 5, तो ऐसे फीस बढ़ती है यूजुअली स्कूल्स की।
लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि आपके जो स्कूल्स हैं उनके अंदर जो प्राइम मतलब जो इनिशियल क्लासेस हैं उनकी फीस ज़्यादा होती है, एंड देन इनिशियली आप लोग ऐसा रेकमेंड करते हैं कि धीरे धीरे फीस कम होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ? हम रिकमेंड करते हैं कि इनिशियल लेवल के ऊपर शायद आपकी फ़ीस जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो आपकी फ़ीस है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें भी एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जिसको शायद एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देंगे तो फिर और समझ में आने लग जाएगा। आम तौर पे ये जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी, एक पर्टिकुलर प्लेस, रीजन, डिस्ट्रिक्ट या किसी भी जगह पे वो स्कूल ऑपरेट कर रहा है, तो और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उस पर्टिकुलर डिसीजन के तरफ जाते हैं। ये कोई रैंडम डिसीजंस नहीं है जो हम ले रहे हैं कि भई हमारे मन में आया कि हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले लें, ऐसा नहीं है। इनकम पर कैपिटा देखी जाती है, उस जगह की ज्योग्राफी देखी जाती है, उस पर्टिकुलर जगह की स्पेंडिंग कैपेसिटी देखी जाती है और इस तरीके की लॉजिक हर एक आदमी यूज़ करता है। नहीं तो फिर ये बायस्ड ओपिनियन हो जाएगा। जहाँ तक रही कि इनिशियल डेज़ की फ़ीस थोड़ी-सी ज़्यादा और फिर जब आप बढ़ जाते हैं तो उनकी फ़ीस कम क्यों है? बिकॉज़ आप इनिशियल डेज़ पे शायद थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगेन इसको समझने के लिए फिर वही एजुकेशन वाली अप्रोच लगाते हैं जी। मेरे ख़्याल से एक बच्चा हू हैज़ टेकन अ बर्थ हू हैज़ बिकम 1 ईयर ओल्ड, 1 साल का हो गया है वो। तो अब वो अपने फ़ादर से क्या कहता है रोज़? 1 साल का तो नहीं कहता, मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 4 साल का कुछ हो जाता है, तो शुरू वाली स्टेज के अंदर वो डिमांडिंग होता है। उसको शायद अगर कल उसने कोई चीज़ खाई है, तो वो आज भी वही चीज़ माँगने लगेगा या इनिशियली जो बच्चे होते हैं, वो आम तौर पे डिमांड लेते हैं। जैसे-जैसे मैच्योर हो जाते हैं, तो जो फ़ादर है, उसकी वो प्रोसेस कम हो जाती है। रात को वो सोता नहीं है, तो पिताजी जो है वो रात को 2 बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे उनको ऑफ़िस के लिए जाना है, फिर वो 4 बजे फिर उठते हैं। तो वो जो इनिशियल मेहनत है एक बच्चे की, क्योंकि वो डिपेंडेंट है उस स्टेज पे, तो आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको ज़्यादा कॉन्शियस होना है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, आपको ज़्यादा कॉन्शियस होना है उसकी हाइजीन के लिए, आपको ज़्यादा कॉन्शियस होना है कि उस टाइम पे एक एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर या एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट हो, उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। जब बड़ा हो जाएगा तो शायद 2 लोगों को केयर नहीं करनी पड़ेगी, 1 को केयर करनी पड़ेगी। तो जो इनिशियल स्टेज है वो उतनी ही क्रूशियल है, क्योंकि शायद मुझे याद है एक बार हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने एक चीज़ बताई तो मुझे याद आ गई। मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा नहीं था, 2 पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन आपने रियलाइज़ कराया कि जो न्यूरॉन डेवलपमेंट होती है, इनिशियली वो शायद कुछ पर्टिकुलर ऐज के लिए ज़्यादा होती है। तो जब वो इतनी इम्पोर्टेंट है बायोलॉजिकली कि न्यूरॉन डेवलपमेंट उस स्टेज पे होती है, तो आप सोचिए कि आप उस बायोलॉजिकल टाइम फ्रेम पे वो कितनी मेहनत का काम है, हाउ हार्ड वर्किंग इट इज़। दैट कि आप उस स्टेज पे अगर सही चीज़ अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसके बाद की डेवलपमेंट जो है वो इम्पैक्ट करने वाली है। तो आप ये कॉन्शियस डिसीज़न दोबारा लीजिए अपने आप, हमारे कहने पे लेने की बजाय हमें ऐसे कहना चाहिए कि आप वो बायोलॉजिकल को चैलेंज करना चाहते हैं और वो मेहनत जो उस टाइम पे करनी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है या फिर बड़े होने के बाद उसको छोड़ देना चाहते हैं या उसे नंबर से मतलब जज करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं तो आप वैसे-वैसे थोड़े मैच्योर होते हैं, तो आप अपनी बाकी चीज़ों के डिसीज़न्स जो हैं वो थोड़े स्टेबलाइज़ लेते हैं। तो इनिशियल डेज़ आर मोर लिटिकल लिटिल डिफिकल्ट मतलब मेहनत के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। मतलब आप मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने आज कम से कम मतलब इस पूरे उसमें अराउंड 5000 6000 प्री स्कूल्स, डिफरेंट डिफरेंट प्री स्कूल्स और डिफरेंट उस तरह के विजिट करे होंगे। सो एक बहुत ही कॉन्ट्रास्ट नज़र आता है इन अ प्री स्कूल विच इज़ देयर रनिंग इन अ टियर 1 सिटी and versus a preschool which is running in some rural area or deep roots of inside of India versus a school which is running in the deep roots of India. So उस तरह से किस तरह के challenges इन दो बिल्कुल ही distinct schools को face होते हैं, या क्या ऐसी चीज़ है जो इन दो schools को पेरेंट्स को cater करनी पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आकाश जी, अ, थोड़ा-सा और जानना चाहूँगा कि मतलब आप किस तरीके की स्पेसिफिक डिफरेंसेस को समझना चाहते हैं? इन जनरल तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दोज़ 2 थिंग्स। फिर भी आपका कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आप इस दोनों ज्योग्राफिकल मतलब डिफरेंसेस के बारे में समझना चाहते हैं? मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो टियर 1 का स्कूल है वो एक पेरेंट को कैटर कर रहा है। फॉर एग्जांपल अ दिल्ली पेरेंट माइट
expect the school to you know ग्रेड द स्टूडेंट, असेस द स्टूडेंट कि वो कितनी डेवलपमेंट स्किल्स हैं, कौन कौन से डोमेन्स डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से हो रहा है। आई हैव ऑल्सो हर्ड कि सर्टेन पेरेंट्स एक्सपेक्ट कि बच्चे ने पूरे दिन में खाया क्या, कितनी बार पानी पिया, versus a tier 4 or a very a standalone school which is there in the deep roots of India, जहाँ तक उस तरह से एक्सपोजर नहीं है, वहाँ पे पेरेंट की एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है। सो स्कूल्स को किस तरह के चैलेंजेस फेस होते हैं व्हेन दे आर वर्किंग इन अ टियर 1 सिटी और वर्किंग इन अ टियर 4 सिटी, और इन चैलेंजेस को केटर करने के लिए स्कूल्स किस तरह से क्या सॉल्यूशंस लेते हैं, मतलब जैसे अगर आप कोई टियर 4 की हमें कोई स्टोरी बता पाओ कि दिस इज द स्कूल एंड इस तरह से दिस वाज अ मेजर चैलेंज दैट दे फेस्ड। आई थिंक टीयर 3 और टीयर 1 में अगर आप कंपैरिजन टीयर 3 या टीयर 1 में कोई कंपैरिजन देखेंगे तो उसमें दोनों बहुत पोल्स अपार्ट है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे दोनों के राइट्स हैं कि मतलब दोनों बच्चों को सेम तरीके की डेवलपमेंट मिले। और जहाँ तक कि एक आप अच्छे प्ले स्कूल ब्रांड के बारे में बोले, तो वो कभी भी टीयर 3 और टीयर 1 के अकॉर्डिंगली अपनी जो स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट एंड सर्विसेज है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, नहीं तो वो ब्रांड नहीं है। जो सपोर्ट एंड सर्विसेज वेरी करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाई होगी किसी ब्रांड ने, वही वो टीयर 4 में भी देगा। फर्क आता है कि आप जिस जेंट्री को केटर कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में। जो टीयर 1 की जेंट्री है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग या इंफॉर्मेशन है वो शायद कहीं थोड़ी सी ज़्यादा अवेयर है, क्या कहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए। जो टियर 4 है उसकी अवेयर तो है, लेकिन फिर भी उस ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से शायद वो उस अवेयरनेस को उतना एक्सपेक्ट नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इंफॉर्मेशन और थोड़ी सी ज्योग्राफिकल जो नेचर है उसका, उसके वजह से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। थोड़ी सी आप हमें एक्सपेक्टेशन के बारे में बता सकते हैं, किस तरह फॉर की एग्जाम्पल एक्सपेक्टेशन टियर 1 के जैसे फॉर पेरेंट्स। एग्जाम्पल अगर आप टीयर 1 में स्कूल खुले, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गुड़गांव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप टीयर 1 में एग्जाम्पल स्कूल खोलेंगे गुड़गांव में, और प्रोबेबली ऐसे एरिया में जहाँ पे दो ड्यूल इनकम है या फिर दो लोग हैं, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि डे केयर होना चाहिए। उनकी पहली एक्सपेक्टेशन है। जब उनकी डे केयर की एक्सपेक्टेशन होगी तो वहाँ पर आप ये बोलेंगे, कुछ स्कूल्स का ऐसा होता है कि वो फूड भी वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, और उस फूड का एक प्रॉपर मेन्यू है, और उसकी एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वीक वाइज डिवाइडेड है कि किसको कौन सा फूड देना है, कौन सी न्यूट्रिशन देना है। तो वहाँ पे डे केयर है। वहाँ पे जो टाइमिंग होगा वो अगर अर्ली मॉर्निंग शुरू होता है, बिकॉज डे केयर इसका मतलब है कि 4-5 बजे, 6-6:30 बजे के आसपास जो है दोनों अपने ऑफिस से बाहर आएंगे तो बच्चे को पिकअप करने वाले हैं। तो वहाँ सिनेरियो बिल्कुल अलग हो गया। तो अब आप एक्सपेक्टेशन देखिए कितनी फ़र्क है। तो मैंने एग्जांपल डे केयर का दे दिया था। अब ऐसे ही आप टियर 4 पे आइए। टियर 4 में आज ये नहीं है। टियर 4 के अंदर अभी भी डे केयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो ये मानते हैं कि वो बच्चे को छोड़ेंगे नहीं वहाँ पे। मतलब क्योंकि अगर आपने वहाँ पे बच्चे को छोड़ेंगे तो दादा-दादी या फिर आपके जो नाना-नानी होंगे वो शायद आपके आपके लिए ये बोलेंगे कि भाई यू आर नॉट अ गुड फादर बिकॉज़ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। मतलब इतना मुश्किल है क्या आपके लिए? तो दोनों की ज्योग्राफिकल नीड और माइंडसेट में एंटायर डिफरेंस है। अब एक अच्छा ब्रांडेड प्ले स्कूल इसको केटर कैसे करेगा? जैसे मैंने बोला कि उसका अपना एक स्टैंडर्ड है, सपोर्ट एंड सर्विसेज का दोनों की जगह पे है, लेकिन जब वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है तो डिफरेंस है। यहाँ जब डे केयर शुरू होने वाला होगा तो हम उसे गाइड करेंगे कैसे सेटअप होगा, हम उसे गाइड करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, डूज एंड डोंट्स क्या होंगे। हम ये वाली चीज़ टियर 4 में नहीं करेंगे। टियर 4 में हम कुछ और बताने की कोशिश करेगा एक अच्छा प्ले स्कूल, या क्या कहते हैं उसे, अच्छा एक ब्रांडेड स्कूल। वो बोलेगा कि इसमें ज़्यादा पर्सनल टच कैसे आएगा, बिकॉज़ ये ज़्यादा कॉन्शियस है सोशल स्किल्स के लिए। तो दोनों में डिफरेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बहुत जो ज़्यादा है है। वो बहुत ज़्यादा है। दोनों में डिफरेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आई थिंक हम लोग थोड़ा सा टाइम को लेकर थोड़े से शॉर्ट रन कर रहे हैं। हाँ जी। सो आज के लिए इस कॉन्वर्जेशन को यहीं जी। पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच, आपने में बहुत सारी चीज़ें बताई अबाउट हाँ द जी। प्री स्कूल इंडस्ट्री, अबाउट द फ्रेंचाइज मॉडल एंड हाउ स्कूल्स आर trying to cater to the needs of जी। different हाँ जी। expectations of the parents. जी। So बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच। थैंक यू आकाश जी। आई थिंक आकाश जी इज बीइंग वेरी हम्बल। आप जितना मैं आपको जानता हूँ, तो आप यू बीइंग वेरी हम्बल आज इंटरेक्शन में। अदरवाइज योर नॉलेज ऑफ द प्ले स्कूल इज ऑल्सो वंडरफुल। मतलब जिस तरीके से आप
जानते हैं, प्ले स्कूल पे हमारी कभी-कभार बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट wonderful personality in terms of understanding play school also. So thank you very much for giving the time. We can again catch up for amazing Another session. discussion, probably another session which you can. Thank you so much, sir.